भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, मजे में। हाँ, एकदम गहमा गहमी छाई हुई है चाइना ताइवान के बीच में। क्या कर दिया नैन्सी पेलोसी जी ने? हाँ, मुझे तो लगता है चाइना ने राई का पहाड़ खड़ा कर दिया, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत कुछ हो गया पिछले एक हफ्ते में। वही वही एक न्यूज थी जो लोगों ने पढ़ी होगी, काफी कुछ। हाँ, मतलब उन्होंने चाइना ने तो ऐसे बोल दिया, हम प्लेन उड़ा देंगे, सब कर देंगे। मतलब नैन्सी पेलोसी को मानना पड़ेगा, और डरी वरी नहीं, और पहुंच गई ताइवान। हाँ बिल्कुल। और उसके पहले उनकी जो ट्रिप थी उसको थोड़ा सीक्रेट रखा गया था, तो मतलब उसमें ताइवान एजेंडा में नहीं था, तो काफी लोग बोल रहे थे कि नहीं जाएगी वो शायद, वगैरह वगैरह। लेकिन वो गई, और उनका काफी कमिटमेंट रहा है ताइवान के प्रति, सौरभ। 1991 में, मतलब जनरली चाइना के जो तानाशाही है उसके अगेंस्ट उनका काफी पोजीशन रहा है। तो 1991 में वो एक सेनेटर ग्रुप में थी, 3 लोग थे शायद, वो लोग चाइना में थे। तो तियाननमेन स्क्वायर, जहां पर 2 साल पहले वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था 1989 में, उसके अगेंस्ट उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था चाइना के अंदर। और उसके बाद उन्हें मतलब वही, लेकिन तब माहौल कुछ अलग था। चाइना को भी पता था कि उनको यूएस की बात माननी पड़ेगी अगर उनको माओ जेडोंग की जो बर्बरता है उससे उभरना है। तो उसकी वजह से कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन नैन्सी पेलोसी का स्टांस हमेशा से इस तरीके का रहा है। तो ये ताइवान में भी उन्होंने जाके जो कहा कि लोकतंत्र जरूरी है और दानाशाही के अगेंस्ट हमें खड़ा रहना चाहिए, तो वो काफी लंबे टाइम से उनकी पोजीशन रही है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक कदम पीछे भी लेते हैं। मतलब हमारे काफी दर्शक श्रोताओं ने हमारा एपिसोड देखा होगा शायद। हम लोगों ने ताइवान पे बहुत ही डिटेल्ड चर्चा भी करी है पहले। हम लिंक भी करेंगे इस एपिसोड के साथ भी उसको। लेकिन अगर एक छोटे में किसी को नहीं मालूम हो तो प्रणय, क्या बताओगे ताइवान चाइना के बीच में क्या गहमा गहमी है संक्षेप में? हाँ, तो ताइवान के बीच में, हाँ, एक यही गहमा गहमी की 2 अलग अलग सिस्टम है जो कि कॉम्पैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ। तो ये मेन कॉज है। एकदम कॉम्पैटिबल नहीं, या तो एक को दूसरी जैसा बनना पड़ेगा या फिर दूसरे को पहले वाले जैसा बनना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पैटिबल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब एक तो ये सिविल वॉर की तरीके से देख सकते हैं आप, गृह युद्ध की तरीके से। क्योंकि जब कम्युनिस्ट पार्टी और जो गुओमिंदांग है, जिसे चियांग काई शेक या जियांग जिएश जो एक्चुअल नाम है, और माओ जेडोंग की नहीं बनती थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी में थे, गुओमिंदांग थे, दोनों का स्प्लिट हो गया। तो जियांग जिएश चले गए ताइवान में, और ताइवान में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो आप कह सकते हैं ये 100 साल से चला आ रहा है गृह युद्ध है, और अभी तक चीन ना तो ताइवान के ऊपर कब्जा कर पाया है, और कई टाइम तक ताइवान बोलता था कि हम पूरे चीन के नुमाइंदे हैं। तो वो कहते थे कि आपको याद होगा सौरभ, 1970 के पहले तक जो चीन ओलंपिक्स में जाता था वो ताइवान वाले था, ना कि पब्लिक पीआरसी का। लेकिन उसके बाद यूएस और चाइना के रिलेशंस बेहतर हो गए, क्योंकि उनका एक कॉमन एनिमी था यूएसएसआर, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। और उसके बाद जो अब हम चाइना कहते हैं उसे हम लोग चाइना मानने लग गए। ठीक है, तो यही था। और उसके बाद तो मतलब ऐसे कहे तो उस टाइम पर दोनों जगह तानाशाही थी, एक कम्युनिस्ट तानाशाही थी और एक यहाँ पे जियांग जिएशा की तानाशाही थी। लेकिन पिछले 20, 30, 40 साल में ताइवान काफी बदल गया है सौरभ, और ताइवान ने काफी लोकतंत्र को अपनाया है। वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वहां उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है। हम लोगों ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात की है, ये सब पूरा एक्सटर्नल डिपेंडेंस है, यूएस के साथ उनके खास रिश्ते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से अब ऐसा हो गया है कि वहां का सिस्टम डेमोक्रेसी वगैरह में काफी बिलीव करता है। इलेक्शन हुए हैं, और जो चीन है वो एक पार्टी स्टेट है, उनको तो ये जो ताइवान है एकदम ही रास नहीं आता उनके। एकदम, जिस हमारे एपिसोड का टाइटल भी था, ये एक दुखती रग है। तो अगर उन चीन को लगता है कि अगर वो
विश्व में ग्रेट पावर का लोहा मनवाना चाहता है लोगों से, तो सबसे जरूरी है कि उनके जो अंदरूनी मामले जो वो कहते हैं या फिर उनके जो बॉर्डर पे इलाके उन्हें सेटल करना है। तो जो उन्होंने शिनजियांग में किया, तिब्बत में किया, या फिर हर बॉर्डर इलाके में भारत के साथ हमेशा से उनकी तनातनी रहती है, वैसे ही उनको लगता है कि ताइवान को भी सेटल करना है। तो ये मोटे तरीके से ये है। उसमें एक और पॉइंट ये भी है कि 1992 के अराउंड एक प्रिंसिपल आया, वन चाइना प्रिंसिपल। मतलब चाइना का मानना था कि चाइना एक है, पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि चाइना एक है, लेकिन अलग-अलग सिस्टम्स हो सकते हैं। तो उस टाइम पे हांगकांग भी चाइना का हिस्सा नहीं था। तो वो कह रहे थे कि हम हांगकांग को एक ही चाइना का हिस्सा है लेकिन अलग सिस्टम है, और धीरे-धीरे करके वो हमारा हिस्सा हो जाएँगे। और वो ताइवान के साथ भी यही कहते रहे कि ताइवान भी वन चाइना का हिस्सा है। तो वैसे अब काफ़ी देश डिप्लोमैटिकली इसको मानते हैं। यूएस भी मानता है, नैन्सी पेलोसी भी मानती है, और भारत ने कुछ सालों से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन भारत भी अभी तक तो 2014 तक इस प्रिंसिपल को मानता था। तो बस मुद्दा ये है कि अब यूनिफिकेशन है वो फोर्सफुल तरीके से हो सकती है या नहीं। तो ये सिचुएशन थी 2010 तक। लेकिन उसके बाद सौरभ मुझे लगता है और जो डिस्कस नहीं हुआ है काफी टाइम, अभी आपने देखी होगी कमेंट्री जो है इसके ऊपर, वो यही चल रही है कि ये अमेरिका की गलती है या चीन की गलती है, यही बात चल रही है ना। लोग बोल रहे हैं कि अरे अमेरिका ने जबरदस्ती भेज दिया, फालतू में खुद नए नए वॉर्स करते रहते हैं और दूसरों को मुश्किल में डाल देते हैं। ये एक नैरेटिव है। और दूसरा नैरेटिव ये है कि ये तो चीन ने एक्सपेंशनिज्म किया है, ताइवान को इतना धमकाया है और हर देश को, उनके हर पड़ोसी को धमकाया है, तो इसीलिए गलती उनकी है। लेकिन मुझे लगता है कि ताइवान के लोगों की जो बात है वो कम डिस्कस हुई है, और ताइवान में ही सौरभ काफी पॉलिटिकल चेंज आया है। तो जैसे वहां पे दो मेन पार्टी है, एक तो जो जियांग जिएशो की पार्टी है, कुओमिंतांग, जिसके मेरे बारे में बात की। सबसे दिलचस्प बात है कि वो अब पार्टी ऐसी हो गई है, वो बोलती है कि हम लोगों को चीन के साथ रीयूनिफाई हो जाना चाहिए, लेकिन अच्छा। पीसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो खुद बदल गए हैं उस टाइम से। लेकिन जो उनकी ओपोनेंट पार्टी है, जो डीपीपी है, डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, जो अभी डीपीपी जो अभी पावर में है, वो खुद इसके एकदम विरुद्ध है। तो उनका कहना है कि हम लोग स्टेटस को जो है उसे मेंटेन करना चाहिए। और स्टेटस को का अर्थ क्या है कि वो कह रहे हैं कि ना तो चीन का हमारे ऊपर प्रभुत्व है, ना तो हमारा मेनलैंड चाइना के ऊपर प्रभुत्व है, जैसा है वैसा चलने दो, ऐसा उनका मानना है। तो ये सिचुएशन, इस मुद्दे पर ही इलेक्शन हुए थे पिछले 2 बार। डीपीपी जो त्साई इंग-वन है, उनकी पार्टी जीती है, और उन्होंने हमेशा से कहा है कि हम लोग चीन के साथ मतलब रीयूनिफाई नहीं होना चाहते, जैसा है वैसा रहने दो। तो और लोगों ने उन्हें वोट किया है, 2 बार वोट किया है, काफी समर्थन है जो इस पॉलिसी का है। तो मुझे लगता है पिछले कई सालों से एक आइडेंटिटी जो है, ताइवानीज आइडेंटिटी, वो अलग तरीके से उभर के आई है। तो लोग अपने आप को चाइनीज नहीं कह रहे हैं, ताइवानीज कह रहे हैं। और पिछले एपिसोड में सना ने हमें बताया था, जब उनसे बात की थी, कि किस तरीके से ताइवानीज आइडेंटिटी अलग है, रिलीजन वाइज भी डिफरेंसेस होते हैं, या फिर डेमोक्रेसी, रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, इन सब मायनों पर ताइवान की सोच काफी अलग है चीन से। तो ये इन चीजों की वजह से, और जो यंग ताइवानीज है वो काफी डीपीपी को सपोर्ट भी करते हैं। तो अब बदल गई है बात, ताइवान खुद अलग सोचता है। तो ये सिर्फ यूएस चाइना की बात नहीं है, ताइवान की भी बात हमें करनी चाहिए। और अगर उनको लगता है कि उन्हें चीन के अंदर नहीं जाना है, तो शायद हमें भी रियलिस्ट तरीके से उस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन और उन्होंने, मुझे लगता है कि जो हांगकांग के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया है चाइना ने, उसकी वजह से लेसन मिल रहा होगा। मुझे लगता है चाइना के पास बहुत अच्छा मौका था ताइवान को दिखाने का कि देखो भाई, हम बोलते थे वन चाइना मल्टीपल सिस्टम, हम सही में वो करके दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस का हांगकांग में बाजा बजा दिया। तो अब वो ताइवान वाले क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ पर आके भी ये बोलेंगे कुछ और फाइनली आकर के हमारे साथ में उसी तरीके का बर्ताव होने वाला है, तो हम क्यों करें ऐसा, है ना? हाँ बिल्कुल सौरभ। और ताइवान, हम लोग जो ये बात कर रहे हैं वो ताइवान वाले लोगों को तकरीबन 75 साल से पता है, और वो चीन के डर से उतने साल गुजारे, तो उन्हें पता है कि चीन क्या कर सकता है। तो ये
हांगकांग वाली बात भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट जो ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने बीबीसी में इंटरव्यू दिया था 2-3 दिन पहले, कि उन्होंने कहा था कि जो चीन ने हांगकांग में किया है या फिर जो ईस्ट चाइना सी में क्लेम्स कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में क्लेम्स कर रहे हैं, वो एकदम एक जो तानाशाही स्टेट का बर्ताव है वैसा ही कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी देश हैं उन्हें देखना चाहिए चीन किस तरीके से बर्ताव कर रहा है, और उनकी जो गाड़ी है वो सिर्फ ताइवान को कैप्चर करने के बाद नहीं रुकने वाली है, वो गाड़ी बिल्कुल। और भी जगह जाएगी। तो इसीलिए पूरे विश्व को ताइवान को समर्थन देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो और यहाँ पे अक्सर कभी-कभी ऐसा होता है, यूक्रेन में भी लोग बोलते हैं, अरे नाटो ने ऐसा कर दिया, क्या कहते हैं, रशिया को क्यों उंगली करी, लेकिन यूक्रेन की क्या मंशा है वो कोई नहीं देख रहा। तो उसी तरह से आपका कहना है कि भाई ताइवान की मंशा जो है उसको भी तो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और अगर वहाँ के लोग नहीं चाहते तो लेकिन तुम ही बोलते हो ना प्रणय उल्टी साइड में कि भाई ये तो मत्स्य न्याय है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो अब बड़ी मछली हाँ, चाइना है, छोटी मछली ताइवान है, तो बड़ी मछली हाँ। छोटी मछली को क्यों नहीं खाएगी? हाँ, तो हाँ, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, तो इसलिए इस मामले में मुश्किल होगी क्योंकि ताइवान का समर्थन अमेरिका का है, अमेरिका फुल समर्थन दे रहा है, तो वो उससे भी बड़ी मछली है। तो ये है एक मुद्दा। और दूसरा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना? हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, हमें इंटरेस्ट ये देखना है कि अगर चीन ताइवान के इशू से उलझा रहता है या फिर ताइवान इशू को उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, उनके लिए मतलब आप बोल सकते हैं फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो अगर ठीक। ये इशू चलता रहे वो भारत के हित में, तो हम्म। हमें इस तरीके से देखना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें हिंदुस्तान चुप क्यों है? हमको फिर खुल के बोलना चाहिए। अभी क्वाड के 3 मेंबर्स ने तो स्टेटमेंट भी दिया, हम चुप रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ने ताइवान के और नैन्सी पेलोसी के जो विजिट का समर्थन करते हुए स्टेटमेंट भी जारी किया, और वो जो उसके बाद चाइना ने थोड़े से आतिशबाजी करी है उसका उन्होंने विरोध किया। तो अब हमने क्यों नहीं किया ऐसा प्रणय? अगर हमको करना चाहिए तो ये कुछ ऐसा मतलब बेगानी शादी में हम क्यों फालतू में बोले, ऐसा है, या फिर हमको बोलना चाहिए? हाँ, मतलब मेरा निजी विचार तो ये है कि भारत को बोलना चाहिए था एटलीस्ट उस मामले में जब चीन ने मिलिट्री ड्रिल्स कर दिए, तो उस चीज को तो क्रिटिसाइज करना था। और ये कह सकते थे कि ठीक है, मतलब हम 1 चाइना या 2 चाइनास के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग ये तो कह सकते थे कि इस तरीके से जो बर्ताव था, देखिए चीन ने क्या किया, सीधे सीधे एक तो कह दिया कि मिलिट्री ड्रिल्स कर दिए ताइवान के जोन में, एडीआईजेड के अंदर, और फिर यूएस के साथ जो भी उनके डायलॉग्स थे, क्लाइमेट चेंज वाले डायलॉग और कई सारे फोरम, उस पर उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हम नहीं आ रहे भैया, जाओ। जैसे वो क्रिकेट में होता है ना सौरभ, बचपन में कोई आउट हो जाए तो जिसकी बैट बॉल और विकेट होती है वो लेके चला जाता है कि मेरे को नहीं खेलना अब, उस तरीके का बर्ताव। तो उस चीज की तो हम लोग आलोचना कर सकते थे कि ये थोड़ी ना होता है, और पीसफुल तरीके से आपको करना है वो कीजिए। तो मुझे अभी भी नहीं पता सौरभ हम लोगों ने क्यों स्टांस नहीं लिया। 2-3 हम लोग कह सकते हैं, हाँ, जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कई लोगों को भारत में भी लगता है अभी कि ये एक आंतरिक मामला ही है, मतलब ताइवान इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। और जैसा कि मैंने बताया कि ताइवान की खुद की पॉलिटिक्स समझनी जरूरी है, तो अगर लोगों ने सोचा नहीं है उसके बारे में तो लगता है कि ठीक है, मतलब चीन की और यूएस की बात है। दूसरा शायद ये भी हो सकता है, ये सरकार की तरफ से मुझे लगता है हो सकता है कि अमेरिका और चीन के बारे में चल रहा है और ये इशू थोड़ा दूर है हमसे, हमारे नजदीक तो नहीं है, तो क्यों हम इसमें पड़े, ये एक कारण हो सकता है। हाँ, इसके अलावा मुझे भी कोई कारण हाँ, मतलब चाइना ने हमारे बॉर्डर पे इतना हमारे नाक में दम कर रखा है, तो हमको तो कोशिश करनी चाहिए कि कहीं न कहीं से तो रिटर्न इन काइंड कर दिया जाए उनको। लेकिन ठीक है, मतलब सरकार ने कुछ, शायद हो सकता है कि पीछे से कुछ बात हो रही हो, कंटिन्यूअस बातें भी चलती रहती है चाइना के साथ। तो कभी-कभी आप सोचते हो कि भैया क्यों क्यों पंगा लेना है, जब एक हम अपना भी मामला सुलझा ही रहे हैं इनके साथ शायद। हाँ, तो और शायद इसमें यह है सौरभ कि जैसे ताइवान और भारत के बीच में भी संबंध काफी बड़े हैं काफी टाइम से, और हम लोग मतलब वहां पे कोई भी देश एम्बेसी नहीं रखता वहां पे, लेकिन ऐसे नाम नहीं दिया एम्बेसी, लेकिन इफेक्टिवली हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पे नहीं है। अमेरिका के साथ भी ऐसे ही है, वो उसे एम्बेसी नहीं कह सकते, लेकिन उनके काफी नजदीकी ताल्लुकात है। तो भारत और ताइवान के बीच में भी एक एफटीए के ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है पिछले 1-2 सालों से। तो मुझे तो अच्छा। लगता है ये मौका है कि भारत को ताइवान के साथ जो एटलीस्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो
और मजबूत कर लेनी चाहिए। हाँ, और इसलिए भी क्योंकि ताइवान और भारत के बीच में जैसे हम लोगों ने बात की थी, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन वगैरह काफ़ी ताइवानीज़ कंपनीज़ ऑलरेडी भारत में हैं। तो और भी कुछ कई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक चैप्टर लिखा था एक किताब में जिसमें 18-20 लोगों ने अलग-अलग मामलों में भारत और ताइवान क्या साथ में कर सकते हैं द्विपक्षीय तौर पे, उसके ऊपर लिखा है। तो मुझे लगता है कि वो तो हम कर सकते हैं। चीन के साथ ये आलोचना करे ना करे, ठीक है, 2 दिन में शायद ये बात आगे बढ़ जाएगी। ऐसा तो हुआ नहीं है कि चीन ने अटैक किया है अभी तक तो। लेकिन ताइवान के साथ हम अपने तरीके से रिश्ते और गहराए जा सकते हैं। हाँ, कल्चरल रिश्ते बढ़ा सकते हैं, फिल्म स्टार्स को बोल सकते हैं जाने को, वो तो नॉन पॉलिटिकल होते हैं। तो कई बार हम लोगों ने पहले भी इस तरह से किया है रिलेशनशिप कंट्रीज में बढ़ाने के लिए। तो भारत सरकार के पास बहुत अलग-अलग तरीके हैं कुछ दोस्ती के जेस्चर बढ़ाने के, जो कि शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल आउटरीच लगे। तो करने को बहुत कुछ किया जा सकता है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है करने का। तो ये मुझे लगता है मौका उठाना चाहिए जैसा तुम कह रहे हो। तो देखते हैं भारत सरकार क्या करती है, उनका अपना विज़डम है। पर उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये छोटी-सी पुलियाबाज़ी पसंद आई होगी ताइवान के इश्यू पे। आप बताइए अपने कमेंट्स में आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? अगर करना चाहिए, कोई क्रिएटिव तरीके हैं करने के, सीधे-सीधे पंगा ले लेना चाहिए या चुप रहना चाहिए? धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को ज़रूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।